मैं बस मरना चाहती थी, लेकिन मुझे एक खौफनाक हॉरर गेम में खींच लिया गया। आधा सिर कटा हुआ एक कुल्हाड़ी वाला भूत मेरे पीछे पड़ा था। मैंने उससे बड़ी मासूमियत से मिन्नत की, तुम्हारी कुल्हाड़ी बहुत खूबसूरत है, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए दोगे ताकि मैं अपना काम खुद तमाम कर सकूं। एक लंबे बालों वाली चुड़ैल पेंटिंग के फ्रेम से रेंगती हुई बाहर आई। मैंने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे बाल सच में बहुत मजबूत हैं, क्या तुम मुझे इनसे फांसी लगाने दोगी। एक और चुड़ैल मेरे ठीक सामने अपनी खाल उधेड़ने लगी। मैंने ताली बजाते हुए कहा, वाह, तुम्हारी खाल उधेड़ने की तकनीक तो बहुत कमाल की है, क्या तुम मेरी भी खाल उधेड़ दोगी। सारे भूत स्तब्ध रह गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो सब शिकायत करने के लिए अपने सबसे बड़े बॉस के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, वो तो मरने से बिल्कुल नहीं डरती, क्यों ना हम पहले उसे ठीक करें और फिर बाद में मारें। फिर उस बॉस ने अपने अनगिनत टेंटेकल से मुझे बहुत ही सावधानी से और कसकर गले लगा लिया। उसने पूछा, क्या इस तरह गले लगने से तुम्हारी बेचैनी कम हुई, क्या तुम्हें कुछ गर्माहट मिली। प्लीज मत मरो ना। मैं 30वीं मंजिल की छत पर खड़ी ही थी कि तभी मेरी मैनेजर थम चियाओ फुआंगले का फोन आया। उसने चेतावनी दी, मैं तुम्हें बता रही हूं, आज रात की पार्टी में आने वाले सभी लोग बहुत बड़े और रसूखदार हैं। अगर तुम वहां नहीं आई तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के भारी भरकम जुर्माने के लिए तैयार रहना। ये घिसी पिटी धमकी मैं न जाने कितनी बार सुन चुकी थी। अगर मैं वहां गई तो उन रईस जादों के हाथ का खिलौना बनकर रह जाऊंगी। वो अपनी मर्जी से मेरे साथ खेलेंगे। मैं इस तरह की जिंदगी से बहुत पहले ही ऊब चुकी थी। मुझे चुप देखकर थम चियाओ ने फिर से धमकी दी, ठीक से सोच लो, तुम्हारी वो सारी तस्वीरें अभी भी कंपनी के पास हैं। तुम नहीं चाहोगी ना कि वो तस्वीरें लीक हो जाएं? अरे मैं तो मरने जा रही हूं, भला मुझे उन फालतू तस्वीरों की क्या परवाह होगी। पहले वाली मैं, जिसका सपना एक सिंगर बनने का था, वो जरूर डरती कि तस्वीरें लीक होने से उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब मेरे लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया था। बस अब बहुत हुआ। मैंने 30वीं मंजिल से नीचे के खूबसूरत नजारे को देखा, अपनी बाहें फैलाईं और सीधे नीचे छलांग लगा दी। लेकिन जैसा मैंने सोचा था, हवा में गिरने का वो एहसास मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। मैं बस थोड़ा सा लड़खड़ाई और तभी मुझे एक ठंडी रोबोटिक आवाज सुनाई दी, इस हॉरर गेम में आपका स्वागत है, मिशन जंगल का भुतहा घर। जो खिलाड़ी इस गेम में 7 दिन तक जिंदा रहेगा वो गेम पार कर लेगा। कुल खिलाड़ी 8, कठिनाई का स्तर F। हम दुआ करते हैं कि आप सब मौत का पूरा मजा लें। मैंने झटके से अपनी आंखें खोली। मेरे सामने अब शहर की रात और जगमगाती नियॉन लाइट्स नहीं थी। घने कोहरे से भरे एक जंगल के बीच एक खौफनाक और पुरानी चीनी हवेली धीरे धीरे उभरकर सामने आ रही थी। उसी वक्त मेरे ठीक पीछे से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। लानत है, ये तो F लेवल की कठिनाई है। आज तक कोई भी इस मिशन से जिंदा बचकर नहीं लौटा, इस बार भी बचना नामुमकिन है। एक आवाज आई, ये कौन सी जगह है। मैं तो अभी अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, मैं अचानक यहाँ कैसे आ गई। एक घबराई हुई लड़की बोली। किसी ने जवाब दिया, हम सबको एक हॉरर गेम में खींच लिया गया है, अगर हम यहाँ मरे तो असल जिंदगी में भी मर जाएंगे। मैंने मन ही मन सोचा, तो इसका मतलब मैं अभी तक मरी नहीं। उफ, कितनी थकावट हो रही है, क्या मुझे अब एक बार फिर से कूदना पड़ेगा। तुम लोगों को इतना डरने की जरूरत नहीं है, एक और शख्स ने कहा। इस गेम के भूतों को हमें मारने के लिए कुछ खास शर्तें पूरी करनी होती हैं। अगर वो शर्तें पूरी नहीं हुई तो भूत किसी को नहीं मार सकते। कैसी शर्तें? हर मिशन की शर्तें अलग होती हैं, लेकिन क्योंकि ये एक F लेवल का मिशन है तो मौत की शर्त ट्रिगर करना बहुत आसान होगा। सबको सावधान रहना होगा। मैंने सोचा, अरे यार, मरने के लिए भी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, ये तो सच में बहुत मुश्किल काम है। तभी एक चीख गूंजी, उस आदमी का तो सिर्फ आधा ही सिर है। उस लड़की की बात खत्म होते ही आधा सिर कटा हुआ वो कुल्हाड़ी वाला भूत खौफनाक हंसी हंसते हुए हमारी तरफ दौड़ पड़ा। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बाकी सारे खिलाड़ी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन सिर्फ मैं ही वहां बुत बनकर खड़ी रही। वो कुल्हाड़ी वाला भूत दौड़कर मेरे ठीक सामने आया। उसने अपनी कुल्हाड़ी हवा में ऊपर उठाई, लेकिन मुझ पर वार ही नहीं किया। तुम बिल्कुल डरी क्यों नहीं? उसने हैरानी से पूछा। मैंने बड़े आराम से कहा, हेलो कुल्हाड़ी भाई, एक बात पूछनी थी, जब तुम मुझ पर वार करोगे तो क्या तुम मुझे कमर से आधा काट सकते हो क्या? वो सन्न रह गया। मुझे गाना बहुत पसंद है और मैं अपने गले को खराब नहीं करना चाहती। अगर मेरा भी तुम्हारी तरह आधा सिर कट गया तो मुझे डर है कि नरक में जाने के बाद मैं गा नहीं पाऊंगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि प्लीज मेरी कमर से वार करना। ओह शिट, शायद मेरी बातों ने उसके किसी पुराने दर्द को कुरेद दिया था। आधा सिर कट जाना जरूर बहुत दर्द होता होगा। मैंने पूछा, क्या अब भी दर्द होता है? वो रोने जैसी आवाज निकालते हुए बोला, हाँ, बहुत दर्द होता है, कमर से कटने पर भी बहुत दर्द होता है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कमर से कटने के दर्द से ज्यादा मुझे जिंदा रहने से डर लगता है। तुम मुझे मार नहीं रहे हो क्या? इसका मतलब यह है कि मैंने अभी तक मौत की वो शर्त ट्रिगर नहीं की है। एक काम करते हैं, तुम मुझे वो शर्त बता दो, मैं उसे पूरा कर दूंगी ताकि तुम मुझे जल्दी से खत्म कर सको। क्या तुम सच में मरना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। क्या मौत की वो शर्त तुम लोगों का कोई सीक्रेट है? अगर तुम नहीं बता सकते तो क्या थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी ये कुल्हाड़ी दोगे? तुम क्या करना चाहती हो? उसने घबरा कर पूछा। मैं खुद ही अपना काम तमाम करना चाहती हूँ, बस पता नहीं कि फिर मेरी मौत का क्रेडिट तुम्हें मिलेगा या नहीं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? उसने झल्लाते हुए कहा। क्या ये इतना साफ दिखाई दे रहा है? सच कहूं तो मैं थोड़ी डिप्रेशन में हूँ। नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। आजकल मेरी हालत और भी खराब हो गई है। मैं खुद को खत्म करने से रोक ही नहीं पाती। मैं उसके हाथ में पकड़ी उस कुल्हाड़ी को घूरती रही। मैं जितना उसे देखती मेरा मन उतना ही मचलने लगता। वो मेरे लिए मौत का बुलावा था। अपने आप ही मैं बिना सोचे समझे उसकी कुल्हाड़ी की धार की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तुमने शर्त ट्रिगर नहीं की है, इसलिए मैं या मेरे हथियार तुम्हें नहीं मार सकते। तुम जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें सच में मरने का इतना ही शौक है तो जाओ हवेली के अंदर दूसरे भूतों को ढूंढो। मुझे बहुत गहरी निराशा हुई। मैं सच में किसी काम की नहीं हूँ। एक हॉरर गेम में आने के बाद भी भूत मुझे इधर उधर धक्के मार रहे थे। ना मैं जी पा रही थी और नहीं मर पा रही थी। मैंने अपने थके हुए कदमों को घसीटा और धीरे धीरे उस चीनी हवेली की तरफ बढ़ने लगी।
जंगल से लेकर आंगन तक हर जगह खून के छींटे थे। इसका मतलब इतनी सी देर में ही 3 खिलाड़ियों को भूतों ने मार दिया था। तो क्या वो शर्त ट्रिगर करना इतना आसान था? फिर मुझसे क्यों नहीं हुआ? मैं भारी कदमों के साथ मेन हॉल में पहुंची। वहां बचे हुए 4 खिलाड़ी मुझे देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। तुम अभी तक जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूं, और ये बहुत ही दुखद बात है, मैंने ठंडी सांस लेते हुए कहा। हॉल के डाइनिंग टेबल पर ढेर सारा लजीज खाना रखा था, लेकिन उसे देखकर भी मेरी भूख नहीं जगी। एक खिलाड़ी ने कहा, इस गेम के खाने में कभी कभी जहर होता है। खतरा कम करने के लिए हम में से हर एक को एक डिश चुनकर उसका एक निवाला खाना चाहिए। इससे कम से कम 3 खाने की चीजों के सुरक्षित होने का पता तो चल ही जाएगा। मैंने सोचा, जहर से मरना भी कोई बुरा विकल्प नहीं है। मैंने उनसे कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ चख लेती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठी, चॉपस्टिक्स उठाई और एक एक करके टेबल की सारी डिशेस चखने लगी। बाकी सब आंखें फाड़े मुझे घूरते रह गए। काफी वक्त बीत गया, मैंने पेट भर के खा लिया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब जाकर बाकी सबने राहत की सांस ली और पागलों की तरह टेबल पर टूट पड़े, अपने मुंह में ठूस ठूस कर खाने लगे। मैंने अपना कटोरा और चॉपस्टिक्स नीचे रखे ही थे कि तभी एक छोटे बालों वाला आदमी मेरे पास खिसक कर आया और बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि खाने में जहर नहीं है? तुम तो काफी होशियार निकली, क्यों ना हम दोनों अपनी एक टीम बना लें? उसके हाथ बहुत भारी थे और उसने मेरे कंधे को बुरी तरह जकड़ लिया था। एक पल के लिए मेरी सांसें रुक गईं, जैसे मैं फिर से उन्हीं अंधेरी रातों में लौट गई हूं जहां मुझे जलील किया गया था, मुझे कुचला गया था। मेरे सीने में इतनी बेचैनी हुई कि मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे गले पर बार बार चाकू फेर रहा हो। मेरे पेट में मरोड़ उठने लगी और मुझे तेज उबकाई महसूस हुई। आखिर में मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने जो कुछ भी खाया था वो सब उस आदमी के ऊपर उल्टी कर दिया। माफ करना। वो छोटे बालों वाला आदमी बुरी तरह चीखा और झटके से उछलकर दूर जा खड़ा हुआ। वो मुझे घिनौनी नजरों से घूर रहा था। मुझे अब तक लोगों की ऐसी नजरों की आदत पड़ जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक चुभन सी हुई। वो आदमी खड़ा होकर मुझे गालियां बक रहा था। वो अपने कपड़ों से गंदगी साफ करने ही वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि वो हिल भी नहीं पा रहा है। सिर्फ वो ही नहीं, वहां बैठे सभी लोगों का यही हाल था। हमारे पैरों को बालों ने बुरी तरह जकड़ लिया था। डाइनिंग रूम में लगी एक पेंटिंग में एक लंबे बालों वाली औरत बनी थी। ना जाने कब उस औरत के बाल पेंटिंग के फ्रेम से बाहर आ गए थे। ऐसा लग रहा था मानो उनमें जान आ गई हो। वो बाल टेबल के नीचे से रेंगते हुए आए और उन्होंने हम सब के पैरों को कसकर जकड़ लिया था। और सफेद ड्रेस पहने हुए वो लंबे बालों वाली चुड़ैल धीरे धीरे अपनी पेंटिंग से बाहर रेंग रही थी। बाकी सभी लोग दहशत के मारे चीख रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो जितना ज्यादा चीख रहे थे, उस चुड़ैल के बाल उन्हें उतनी ही मजबूती से जकड़ रहे थे। क्या मरने की शर्त ट्रिगर करने के लिए चीखना जरूरी है? तो मैंने भी चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज बहुत कमजोर और सूखी थी। उसमें कोई दम ही नहीं था। मैं बस 2-4 बार ही चीखी थी कि तभी वो लंबे बालों वाली चुड़ैल खुद को रोक नहीं पाई और पलटकर मुझे घूरने लगी। तुम दूसरों को देखकर फालतू में क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारे अंदर डर तो जीरो है। जब डर ही नहीं लग रहा तो ऐसे ही चिल्लाना बंद करो। क्या तुम्हें खुद अपनी आवाज चुभ नहीं रही? उसने झल्लाते हुए कहा। मैंने जवाब दिया, माफ करना, असल में मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। तुम्हारे बाल सच में बहुत खूबसूरत हैं और काफी मजबूत भी। ये तो फांसी का फंदा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। मेरे बाल लोगों को मारने के काम आते हैं। चुड़ैल बोली। तुम डर नहीं रही हो, वो तो ठीक है, लेकिन तुम इनसे फांसी लगाना चाहती हो, या फिर तुम मुझे सीधा मार ही दो ना। मैंने मिन्नत की। मैंने अभी अभी उल्टी की है, तो मेरा पेट खाली है। अब तुम मुझे चाहे जितनी भी जोर से जकड़ लो, मुझे उल्टी नहीं आएगी। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे बालों को बिल्कुल गंदा नहीं करूंगी। लंबे बालों वाली चुड़ैल एकदम निशब्द रह गई। वो सीधी होकर बैठी, अपने बाल एक तरफ किए और मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगी, मानो वो देखना चाहती थी कि आखिर उससे बात करने वाली ये लड़की किस मिट्टी की बनी है। आखिर तुम किस अजीबोगरीब दुनिया से आई हो? तब जाकर मैंने गौर किया कि उसका चेहरा कितना हसीन था। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, मैं बोल पड़ी। सच में? मेरा पति तो हमेशा कहता था कि मैं बदसूरत हूँ। वो मुझसे हमेशा अपने बाल चेहरे पर गिराकर रखने को कहता था। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चुड़ैल हो। चुड़ैल थोड़ी नरम पड़ी। ये डाइनिंग टेबल का खाना भी मैंने ही बनाया था। तुम्हें कैसा लगा? अरे बहुत स्वादिष्ट था, एकदम लाजवाब। उफ, घर लौटते ही टेबल पर गर्मा गर्म और लजीज खाना सजा मिले। जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा सुकून मिला है। मैं आगे बोलने लगी। मैं एक अनाथ हूँ। बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मेरे माता पिता गुजर गए थे। मुझे अकेले जीने की आदत पड़ चुकी है। जब भी कोई मुसीबत आती तो मेरा दर्द बांटने वाला कोई नहीं होता और न ही मुझमें हालात से लड़ने की ताकत होती। मैं बहुत ही डरपोक इंसान हूँ। मुझे लगता था कि मुश्किलों से भागकर मैं अपने गमों को भुला दूंगी। मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन मुझे आगे जीने की कोई वजह ही नहीं मिली। मुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं है और न ही मेरा कोई अपना है जिसे मैं प्यार कर सकूं। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने शायद ही कभी किसी के प्यार की गर्माहट महसूस की है, लेकिन इस खौफनाक हॉरर गेम में घर लौटने पर इन गर्मा गर्म पकवानों ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी कहीं से ताल्लुक रखती हूँ। तुम्हारे इस खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया में जो कमियां रह गई थीं, वो आज यहाँ पूरी हो गईं। मैंने गहरी सांस ली। तो क्या आप तुम मुझे अपने बाल दे सकती हो ताकि मैं उनसे फांसी लगा सकूं? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम जैसी लड़की को मेरे बाल नहीं मार सकते, उसने साफ मना कर दिया। ये बात बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस कुल्हाड़ी वाले भूत ने कही थी। मेरे जैसी लड़की? आखिर मैं कैसी लड़की हूँ? पहले जो गालियां और ताने मुझे सुनने पड़ते थे, वो मुझे यही याद दिलाते थे कि मैं कितनी गंदी, घटिया और बेशर्म औरत हूँ। शायद मैं सच में ऐसी ही हूँ। मुझ जैसी गंदी औरत का खुद ही मर जाना बेहतर है। मैं क्यों उन लोगों के हाथ गंदे करूं? मैंने एक लफ्ज और नहीं कहा और बस चुपचाप वहां से चल दी। चूंकि इस हॉरर गेम के भूत मुझे मार नहीं पा रहे थे, तो मैंने खुद ही अपना काम तमाम करने का फैसला किया। हवेली में बहुत सारे कमरे थे और हम सबने अपने लिए एक एक कमरा चुन लिया। मैंने लकड़ी के बाथटब को गुनगुने पानी से भरा और डाइनिंग टेबल से एक कांटा उठा लिया। कांटा चाकू जितना तेज तो नहीं था, लेकिन काम चलाने लायक था। बाथटब के अंदर बैठकर
मैं उस कांटे से अपनी नस काटने ही वाली थी कि तभी पानी के अंदर से एक औरत बाहर निकली। वो एक बेहद हसीन औरत थी, बहुत ही दिलकश और कातिलाना। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने अपने नंगे हाथों से अपना सिर वैसे ही पकड़ा जैसे कोई संतरे को छीलने के लिए पकड़ता है। फिर उसने झटके से अपने जिस्म की पूरी खाल उधेड़ दी और अंदर की खौफनाक खोपड़ी बाहर आ गई। मैं आंखें फाड़े हक्की बक्की सी उसे देखती रह गई। अगर मेरे पास भी ऐसा टैलेंट होता तो मुझे कांटे की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा काम तमाम। मैंने ताली बजाते हुए कहा, तुम्हारी खाल उधेड़ने की तकनीक तो सच में बहुत कमाल की है। ऐसा लगा भी नहीं कि दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरी भी खाल उधेड़ दोगी? क्या तुम्हें सच में बिल्कुल डर नहीं लगता? यार, हर भूत मुझसे यही क्यों पूछता है कि मुझे डर क्यों नहीं लगता? सच कहूं तो इंसान ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वो ठंडी रोबोटिक आवाज फिर से मेरे कानों में गूंजी। कुल खिलाड़ी बचे हैं 2। यकीन नहीं होता, सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बचे। आखिर मुझसे कहां गलती हो रही है? खाल उधेड़ने वाली चुड़ैल घबराते हुए बोली, मुझे ऐसे मत देखो, मैं भी तुम्हें नहीं मार सकती। अरे, ये फाइनल बॉस यहाँ क्यों आ गया? तभी एक घना काला कोहरा छा गया। एकदम घोंट देने वाला दबाव महसूस हुआ। हवा में अनगिनत टेंटेकल्स लहरा रहे थे और उनमें से एक ने किसी को पकड़ रखा था। वो छोटे बालों वाला आदमी था। उस आदमी की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं और अगले ही पल फाइनल बॉस के टेंटेकल ने उसे बुरी तरह कुचलकर मार डाला। रोबोटिक आवाज ने फिर से ऐलान किया, कुल खिलाड़ी बचे हैं 1। आखिर जो सबसे ज्यादा मरना चाहती थी वही जिंदा कैसे बच गई? फाइनल बॉस गुर्राया, इस बार काम बहुत धीमा चल रहा है। सिर्फ चंद लोग थे और तुम उन्हें अब तक मार नहीं पाए। मैंने सिर उठाकर इस हॉरर गेम के बॉस की तरफ देखा। घनी भवें, तीखी नाक, बर्फ जैसी नीली आंखें और एक तेज रुतबेदार चेहरा। अगर उसके जिस्म से निकलने वाले उन अनगिनत टेंटेकल्स को छोड़ दिया जाए तो वो 10 में से 10 नंबर वाला बेहद हैंडसम लड़का था। खाल उधेड़ने वाली चुड़ैल बोली, मैं सच में इसे नहीं मार सकती। बाकी भूतों ने भी कोशिश कर ली, कोई भी इससे मौत की शर्त ट्रिगर नहीं करवा पाया। ओह, ऐसा क्या? बॉस नीचे झुका। उसकी वो बर्फीली नीली आंखें मुझे घूर रही थीं, मानो वो मेरे दिल का हाल पढ़ना चाहता हो। हेलो, क्या आप इनके बॉस हैं? मैंने पूछा। क्या आप प्लीज अपने सारे भूतों को एक साथ बुलाकर देख सकते हैं कि कोई मुझे मार सकता है या नहीं? उसने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सच में आपकी और आपके भूतों की इज्जत करती हूँ। यहाँ एक से बढ़कर एक टैलेंटेड भूत है जिनकी बातें भी अच्छी लगती हैं और सबका अपना अपना हुनर है। मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से कोई न कोई तो मुझे मार ही देगा। क्या तुम्हें सच में रत्ती भर भी डर नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा डर तो जरूर लग रहा है। मैंने कहा, मुझे आपकी ये हवेली बहुत शानदार लगी। अगर मैं यहाँ मरी तो क्या आपकी हवेली के प्रॉपर्टी रेट्स गिर तो नहीं जाएंगे? अगर आपको प्रॉपर्टी रेट्स की फिक्र है तो मैं जंगल में जाकर मर सकती हूँ ताकि आपके लिए कोई मुसीबत न खड़ी हो। आपको क्या लगता है ये ठीक रहेगा? बॉस सन्न रह गया। तुम एक हॉरर गेम में फंसकर मुझसे प्रॉपर्टी रेट्स के बारे में बात कर रही हो? इस हवेली में हर रोज इतने लोग मरते हैं, तुम जैसी एक और मर गई तो क्या ही फर्क पड़ेगा? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप लोग मुझे मारने की जगह अपनी मर्जी से चुन लीजिए, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगी। बॉस ने एक गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे अब उसके सब्र का बांध टूट गया हो। उसने अचानक अपने सारे टेंटिकल्स फैला दिए। पलक झपकते ही एक खौफनाक और ताकतवर हवा का झोंका मेरे चेहरे पर आ टकराया, मानो वो मेरे चिथड़े उड़ा देना चाहता हो। लेकिन मैं बिल्कुल शांत रही। फाइनल बॉस ने हमला कर दिया है। आखिरकार मुझे मौत मिलने वाली है। मैं अपने जिस्म पर उन अनगिनत टेंटिकल्स की जकड़न महसूस कर सकती थी। शायद वो मुझे भी छोटे बालों वाले उस आदमी की तरह कुचलने वाला था। मुझे अपने एक हाथ से कुचल देना, हाँ, यही सबसे अच्छा तरीका है। मेरा ये गंदा जिस्म इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और दुनिया को अलविदा कहने के लिए तैयार हो गई। लेकिन वो खौफनाक दबाव धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और आखिर में सब कुछ एकदम शांत हो गया। मैंने उलझन में अपनी आंखें खोलीं और मेरी नजर सीधे फाइनल बॉस के गुस्से से तमतमाते चेहरे पर पड़ी। खाल उधेड़ने वाली चुड़ैल धीरे से बोली, मैंने आपसे कहा था ना, ये लड़की बहुत अजीब है, इसे सच में नहीं मारा जा सकता। मैंने खिड़की के बाहर देखा। न जाने कब कुल्हाड़ी वाला भूत, लंबे बालों वाली चुड़ैल और हवेली के बाकी सारे भूत वहां आ चुके थे। खिड़की के बाहर काले सायों की एक भीड़ हवा में तैर रही थी और सब मजे से ये सारा तमाशा देख रहे थे। फाइनल बॉस की बर्फीली नीली आंखों ने उन्हें एक पल के लिए घूरा और तभी उसके कुछ टेंटेकल्स ने सीधे खिड़की और दीवार को तोड़कर चकनाचूर कर दिया। अब उन झांकते हुए भूतों के छुपने की कोई जगह नहीं बची थी। वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सब के सब अंदर आओ, बॉस ने कड़कती आवाज में कहा। बाकी सारे भूत डर से कांपने लगे और एक एक करके सिर झुकाए अंदर आ गए। फाइनल बॉस ने किसी मैनेजर की तरह उन्हें डांटना शुरू किया। अब क्या करें? अगर हम इन सारे खिलाड़ियों को नहीं मार पाए तो हमारा सारा बोनस कट जाएगा। फिर क्या मैं मिट्टी खाऊंगा? मैंने पूछा। क्या मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाना चाहिए? तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉस बोला। अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो तुम्हें सीधा बता देना ही ठीक होगा। इस गेम में भूतों के किसी खिलाड़ी को मारने की शर्त यह है कि उस खिलाड़ी का डर का लेवल 30 या उससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हारा डर का लेवल हमेशा 0 पर ही अटका रहता है। कभी कभार ये 10 तक जाता भी है, तो वो इसलिए क्योंकि तुम्हें ये डर सता रहा होता है कि तुम मरोगी नहीं। तुम्हारे इस रवैये के साथ तो तुम आराम से जी सकती हो। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कोई क्या ही कर सकता है। मैंने मन ही मन सोचा, अच्छा, तो इसीलिए बाकी खिलाड़ी भूतों को देखकर जितना ज्यादा डरते थे उतनी ही जल्दी मारे जाते थे। मैंने कहा, ठीक है, तो मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ कि मुझे डर लगे। मैंने अपनी आंखें बड़ी बड़ी की, जोर जोर से हाँफने लगी, घबराकर पीछे हटने का नाटक किया और अपने चेहरे पर डर के भाव ले आई। डर जैसी चीज का नाटक नहीं किया जा सकता, बॉस झल्लाया। तुम्हारी ये एक्टिंग किसी काम की नहीं है। तो फिर आप ही बताइए, मैं और क्या कोशिश कर सकती हूँ? तभी एक भूत बोला, मेरे पास एक आइडिया है। अभी इस लड़की का डर का लेवल इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ये खुद मरना चाहती है। तो क्यों ना हम पहले इसे हील करें, यानी इसे जिंदगी से प्यार करना सिखाएं ताकि ये मरना ना चाहे। जब इंसान मौत से डरने लगता है तो उसका डर का लेवल अपने आप बढ़ जाता है। ही, तब हम इसे आसानी से मार देंगे।
कैसा रहेगा? बात तो पते की है, बॉस ने कहा, लेकिन सवाल यह है कि हम जैसे बदसूरत, खौफनाक और टेंटिकल्स वाले भूत किसी इंसान को कैसे हील कर सकते हैं? सारे भूत शांत हो गए। उस सन्नाटे में मैंने धीरे से कहा, मुझे लगता है आपकी ये सोच थोड़ी गलत है। किसी की शक्ल, सूरत और उसके किसी को हील करने की काबिलियत में कोई लेना देना नहीं है। भूतों की अपनी खूबसूरती होती है और इंसानों की अपनी। हो सकता है दूसरों की नजर में आप लोग बहुत डरावने हो, लेकिन मेरी नजर में आप उन ज्यादातर इंसानों से कहीं बेहतर हैं जिनसे मैं आज तक मिली हूं। मैंने आगे कहा, मुझे इंसानों के शरीर की गर्माहट से डर लगता है, लेकिन जब भी मैं आप लोगों को छूती हूं तो एक बहुत ही सुकून देने वाली ठंडक का एहसास होता है, जिससे मुझे बहुत सुरक्षित महसूस होता है। दूसरे लोग आप लोगों की इस ठंडक से डरते हैं, लेकिन मेरे लिए यही सबसे महफूज जगह है। मेरी बात खत्म होते ही भूतों से भरा वो कमरा काफी देर तक खामोश रहा। कई भूतों के चेहरों पर एक अजीब सी सुर्खी छा गई, जैसे वो बहुत भावुक और खुश हो गए हों। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। कितनी अजीब बात है ना, मैंने उन भूतों की आंखों में नरमी देखी। फाइनल बॉस भी हैरान रह गया। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं देख सकती थी कि उसके टेंटिकल्स अपने आप ही मेरी तरफ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई पिल्ला अपनी पूंछ हिलाता है। तुम सच में बहुत दिलचस्प लड़की हो, बॉस बोला। मेरा दिल नहीं कर रहा कि तुम्हें इतनी जल्दी मरने दूं। चलो तुम्हारी यादें पढ़ते हैं। मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम मरना क्यों चाहती हो। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही मेरा सिर चकराने लगा और मैं बेहोश हो गई। मुझे लगा जैसे मैं कोई बहुत लंबा सपना देख रही हूँ। सपने में मैं वापस अपने हाई स्कूल के दिनों में पहुंच गई। मैं और थम चियाओ स्कूल के वॉशरूम में थे और वो बहुत गुस्से में लग रही थी। तुम कुई से दूर रहा करो, हर वक्त उसके आगे पीछे मत घूमा करो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, उसने धमकी दी। मैं ऐसा नहीं करती। मैंने रोते हुए सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। ये सब सिर्फ उसके क्रश की वजह से हो रहा था। कुई बाक ह्यू ने स्कूल के फंक्शन में मेरा गाना सुना था और उसने थम चियाओ के सामने ही मेरी तारीफ कर दी थी। ये लड़की बहुत खूबसूरत है और गाती भी बहुत अच्छा है। अगर ये सिंगर बनी तो यकीनन बहुत मशहूर होगी, उसने कहा था। थम चियाओ ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि कुई बाक ह्यू की नजरों में किसी और की अहमियत हो, वो भी मेरे जैसी एक गरीब और बेसहारा लड़की की। उस दिन से उसने मुझसे नफरत करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर हर जगह मुझे परेशान करना और नीचा दिखाना शुरू कर दिया। उनका वो जुल्म किसी भयानक लहर की तरह मुझ पर टूट पड़ा था, और वो भी सिर्फ कुई बाक ह्यू की एक तारीफ की वजह से। इसमें मेरी क्या गलती थी? बाद में मुझे समझ आया कि थम चियाओ को सच में ये डर नहीं था कि मैं कुई बाक ह्यू को उससे छीन लूंगी। उसे शुरू से ही लगता था कि मेरी कोई औकात नहीं है। उसे बस अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई खिलौना चाहिए था, और क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं था, मैं उसकी नजरों में आ गई। मैंने दांत भींचकर हर जुल्म सहा और आखिरकार अपनी मेहनत से कॉलेज का एग्जाम पास करके उस नरक से बाहर निकल गई। मैंने अपने सपनों के म्यूजिक कॉलेज में दाखिला लिया। जब मैं 4th ईयर में थी तो मुझे एक एंटरटेनमेंट कंपनी से ऑफर मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी शक्ल और आवाज दोनों पसंद है और वो मुझे अपनी कंपनी का सिंगर बनाना चाहते हैं। उन्होंने वादा किया कि वो मुझे एल्बम रिलीज करने में मदद करेंगे और शायद भविष्य में मेरा खुद का कॉन्सर्ट भी करवाएंगे। अपना कॉन्सर्ट करना, ये तो हमेशा से मेरा सपना था। मैं उनके झांसे में आ गई। उस वक्त मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी का एक नया और खूबसूरत पन्ना खुलने वाला है। लेकिन जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अपनी मैनेजर से मिलने कंपनी गई तो ऑफिस का दरवाजा खोलते ही मुझे थम चियाओ का वो भयानक चेहरा नजर आया। वो बहुत प्यार से मुस्कुरा रही थी। कितने दिनों बाद मिले। तुम्हारे बिना मुझे हमेशा किसी चीज की कमी खलती थी, लेकिन अच्छा है, अब हम फिर से हमेशा साथ रहेंगे। ओह, मैं बताना भूल गई, मेरे पापा इस कंपनी के चेयरमैन हैं और मैं तुम्हारी होने वाली मैनेजर हूँ। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। हाई स्कूल की वो सारी खौफनाक यादें ताजा हो गईं। लेकिन थम चियाओ ने मुझसे माफी मांगी। उसने कहा कि उसने पहले मेरे साथ बहुत बुरा किया था और अब वो उसकी भरपाई करना चाहती है। वो मेरा सपना पूरा करने में मेरी मदद करेगी। क्या कोई जालिम इंसान सच में बदल सकता है? शुरू में थम चियाओ ने सच में मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। उसने मुझे मारना पीटना छोड़ दिया और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के पास ही मेरे लिए एक अपार्टमेंट भी किराए पर ले दिया। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा, लेकिन जल्द ही मुझे लगा कि मैं अक्सर बिना वजह गहरी नींद में सो जाती हूँ। जब मैं उठती तो मुझे अपने शरीर के निचले हिस्से में भयानक दर्द महसूस होता, जैसे कुछ फट गया हो। मैं समझ गई कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं दौड़कर थम चियाओ के पास गई और उससे सवाल किए। जब मैंने उसका पर्दाफाश किया तो उसने भी अच्छे होने का नाटक छोड़ दिया। उसने एक खौफनाक हंसी हंसी और कुछ तस्वीरें बाहर निकाल दी। वुओंगले, तुम्हारा फिगर सच में बहुत अच्छा है। कोई हैरानी नहीं कि कुई बाक ह्यू तुम पर फिदा हो गया था। जरा इन तस्वीरों को देखो, कितनी कातिलाना लग रही हो। तुम अभी भी हाई स्कूल वाली वही बेशर्म और नीच लड़की हो। मैं अभी इसी वक्त अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती हूँ, मैंने चीखते हुए कहा। क्या तुम वो भारी भरकम जुर्माना भर पाओगी? मैं खामोश रह गई। जब मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो मैं इस मौके के लिए इतनी शुक्रगुजार थी कि मैंने उन छुपी हुई शर्तों पर ध्यान ही नहीं दिया था। अगर जुर्माना नहीं भर सकती तो चुपचाप मेरी बात मानो, वरना अगर ये तस्वीरें बाहर आ गईं तो तुम्हारा सिंगर बनने का सपना हमेशा के लिए खाक में मिल जाएगा। मैं बाथरूम में जाकर बार बार नहाती रही, अपने जिस्म को रगड़ती रही, लेकिन मैं कभी खुद को साफ महसूस नहीं कर पाई। मुझे खुद से घिन आने लगी थी और मेरा वो म्यूजिक का सपना जिसने मुझे अब तक जिंदा रखा था, वो भी आखिर में चकनाचूर हो गया। मैंने कई गाने रिकॉर्ड किए और रिलीज भी किए, लेकिन वो इंटरनेट के समंदर में कहीं खो गए। किसी ने उन्हें नहीं सुना। थम चियाओ कहती थी, ये सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अंदर टैलेंट ही नहीं है। अगर मैं तुम्हारी पुरानी क्लासमेट ना होती तो कोई भी कंपनी तुम जैसी लड़की को कभी साइन नहीं करती। ये बातें सुन सुनकर मैं खुद पर शक करने लगी थी। कोई मेरे गाने क्यों नहीं सुनता? क्या मैं सच में इतनी बेकार हूँ? न जाने कब मुझे लगने लगा कि इस दुनिया में अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। शायद मौत ही इन सबसे छुटकारा पाने का इकलौता रास्ता है। मैंने अपनी आंखें बंद की और 30वीं मंजिल से छलांग लगा दी। हवा में गिरने के उस तेज झटके से मेरी आंखें खुल गईं। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के चारों तरफ भूतों की एक भीड़ जमा थी। उन सभी की आंखें लाल थीं। वो सब झिझकते हुए मेरी तरफ देख रहे थे और मैं उन भूतों की आंखों में अपने लिए हमदर्दी और दर्द पड़ सकती थी।
फुआंग ले, मुझे माफ करना। तुम्हारी इजाजत के बिना मैंने तुम्हारी यादें पढ़ लीं। लाल शरीर और नीले पंखों वाले एक भूत ने मुझसे माफी मांगी। उसने बताया कि वो यादें चुराने वाला भूत है, जो इंसानों के दिल की गहराइयों में छुपी यादें चुराकर बाकी भूतों को दिखा सकता है। इसका मतलब वहां मौजूद सभी भूतों को पता चल चुका था कि मैं मरना क्यों चाहती हूँ। मैं अपने आप ही खुद में सिमट गई। मैंने सहमते हुए पूछा, माफ करना, मैं बहुत गंदी हूं ना? ऐसा कैसे हो सकता है? गंदी तो वो थम चियाओ है और वो घटिया घिनौने आदमी है। बॉस, आपको इसके लिए इंसाफ करना ही होगा। मैंने मुड़कर देखा तो पता चला कि न जाने कब फाइनल बॉस वहां से बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो चुका था। मैंने अपना सिर झुका लिया। हीन भावना और शर्मिंदगी का वो भयानक एहसास एक बार फिर मुझ पर हावी होने लगा। ये सब इसलिए है क्योंकि तू बहुत गंदी है। लोग तुझे एक पल और देखते हैं तो उन्हें घिन आती है। जब लोगों को पता चलेगा कि तेरे साथ क्या हुआ है तो कौन तेरे करीब आना चाहेगा? वो ताने, वो कड़वी बातें मेरे दिमाग में एक बार फिर गूंजने लगीं। लेकिन तभी उन भूतों की आंखों में दिखने वाली फिक्र ने मेरे दिमाग से उन सारी खौफनाक आवाजों को मिटा दिया। शायद तुम्हें एक जादू की झप्पी की जरूरत है। कई भूत आगे आए और एक एक करके मुझे गले लगाने लगे। कुछ भूत जिनकी शक्लें बहुत डरावनी थीं, वो डर रहे थे कि कहीं मैं उन्हें देखकर सहम न जाऊं, इसलिए वो पीछे छुप रहे थे। लेकिन मैंने खुद आगे बढ़कर उन्हें भी गले लगा लिया। उनके जिस्म बर्फ जैसे ठंडे थे, लेकिन उनका वो गले लगाना दुनिया का सबसे गर्म और सुकून देने वाला एहसास था। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मौत की इस काली दुनिया में मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की सच्ची हमदर्दी और इंसानियत महसूस की थी। अचानक एक तेज तूफान उठा और काले कोहरे का एक भयानक रेला वहां आ धमका। फाइनल बॉस लौट आया था। उसने अपने अनगिनत काले टेंटेकल्स हवा में फैला रखे थे। जब काला कोहरा छटा तो मैंने देखा कि उसके टेंटेकल से कुछ लोग लटके हुए थे। वो वही जाने पहचाने रसूखदार आदमी थे और साथ में वो औरत जिससे मैं बेइंतहा नफरत करती थी। थम चियाओ, मैंने तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? बॉस ने पूछा। जब बॉस ने मुड़कर मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों की वो खौफनाक चमक गायब हो गई और उसकी जगह एक अजीब सी नरमी ने ले ली। उसकी इस नरमी ने मुझे थोड़ा उलझा दिया। क्या आप अभी इन्हें ही पकड़ने गए थे? मैंने पूछा। हाँ, थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन कोई खास परेशानी नहीं हुई। इस हॉरर गेम के लेवल SS मिशन में हमेशा उन्हीं लोगों को चुना जाता है जिन्होंने जघन्य पाप किए हों। लेकिन तुम एक अपवाद हो, क्योंकि तुम्हारा नाम किसी और ने जबरदस्ती इस गेम में डाल दिया था। क्या ऐसा भी किया जा सकता है? मैंने हैरानी से पूछा। और लेवल SS मिशन इतना खतरनाक होता है कि इसमें बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है। कुछ लोगों को जब पहले से भनक लग जाती है कि वो इस गेम में खींचे जाने वाले हैं, तो वो गंदी चालें चलकर अपनी जगह किसी और को फंसा देते हैं ताकि कोई और उनकी जगह मर जाए। तो इसका मतलब मेरी जगह थम चियाओ ने मुझे फंसाया था। बिल्कुल, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भले ही वो किसी और को फंसा दे, मैं इस गेम का बॉस किसी भी वक्त ऐसे पापी लोगों को खींचकर गेम में ला सकता हूँ। श्याओले, मैंने इन दरिंदों को पकड़ लिया है। क्या अब तुम्हें थोड़ी खुशी मिली? चलो, फिर तो बहुत अच्छी बात है। इस बीच डर के मारे जिनकी जान सूख गई थी, वो थम चियाओ और वो सारे बड़े बड़े रईसजादे अब होश में आ रहे थे। जो लोग असल जिंदगी में अपने पैसों की धौंस जमाते थे, आज वो टेंटेकल्स में बंधे होने के बावजूद अपनी अकड़ दिखा रहे थे। तुम लोगों की औकात क्या है? जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे छोड़ दो, वरना मैं। बहुत शोर कर रहे हो, बॉस ने चिढ़कर कहा। उसने झटके से अपना टेंटेकल मरोड़ा और उस रईसजादे का शरीर पटाखों की तरह फट गया। उसके ठीक बाद हवा में एक के बाद एक कई लाल आतिशबाजियां सी फूटने लगीं। वो हर एक धमाका उस एक आदमी की मौत थी जिसने कभी मेरा फायदा उठाया था। थम चियाओ खौफ से बुरी तरह कांप रही थी। बॉस ने उसे सबसे आखिर के लिए बचा कर रखा था। तुम सबसे गलती हुई है। तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। इस हॉरर गेम में मुझे नहीं होना चाहिए था। वो चीखी। फुआंगले, जल्दी से इन्हें बता दो, इन्हें तुम्हें पकड़ना चाहिए था। वैसे भी तुम इतनी गंदी और नीच हो कि तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं है, तो क्यों ना तुम मेरी जगह मर जाओ? मैंने उसे बहुत ही ठंडी और खौफनाक नजरों से घूरा। इस वक्त थम चियाओ के डर का लेवल 30 तो क्या पक्का 300 के पार पहुंच चुका होगा। सच सच बता, मैंने कड़क आवाज में पूछा। वो तस्वीरें और मेरा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? वो सब मेरे ऑफिस की तिजोरी में है। उसका पासवर्ड 5739। बॉस ने हल्का सा गला खंखारा और गुर्राते हुए कहा। क्या तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कर रही हो? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। पासवर्ड सच है। लेकिन मेरे फोन में और मेरे ऑफिस की सबसे नीचे वाली दराज में, जिसमें ताला लगा है, वहां 2 और बैकअप कॉपियां रखी हैं। दराज की चाबी कैक्टस के गमले में छुपी है। बस इतना ही है। सच में, मैं कसम खाती हूँ। तो क्या अब तुम मुझे छोड़ दोगे? मैं थम ग्रुप की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मैं ऐसे नहीं मर सकती। अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो फुआंगले को मार डालो ना। उसकी वो 2 कौड़ी की जिंदगी, वो मर भी गई तो किसी को कोई परवाह नहीं होगी। बॉस ने ठंडी आवाज में कहा। शायद सच में किसी को कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन उसकी परवाह करने के लिए मैं, एक शैतान, यहां खड़ा हूं। और हम सब भी हैं। भूतों ने हामी भरी। बॉस ने आगे कहा। अब यही वो 2 कौड़ी की लड़की है जो तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला करेगी। मैंने उससे बस एक आखिरी सवाल पूछा। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, जो गाने मैंने रिकॉर्ड किए थे वो अचानक से गायब कैसे हो गए? क्या मेरे गाने सच में इतने बुरे थे या कंपनी ने मेरी पीठ पीछे कोई घटिया खेल खेला था? वो तो जाहिर सी बात है कि वो हकलाने लगी। सोच समझकर जवाब देना। बॉस ने उसे चेतावनी दी। तुम्हारे वो सारे गाने कंपनी ने जानबूझकर उन्हें रोक दिया था। उनके प्रमोशन पे हमने एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की। मैंने जो तुमसे कहा था कि मैंने बहुत सारा पैसा लगाया है, वो सब झूठ था। मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया था। तो इसका मतलब मेरे अंदर टैलेंट की कमी नहीं थी। मैं सच में इतनी बुरी नहीं थी। क्या अब तुम मुझे छोड़ दोगी? उसने गिड़गिड़ाते हुए पूछा। मैंने बिना एक भी लफ्ज कहे अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। बॉस मेरा इशारा समझ गया। उसके टेंटिकल्स ने पूरी ताकत से उस चुड़ैल को जकड़ा और खून से सनी आखिरी आतिशबाजी हवा में फूट पड़ी। वो नजारा बहुत ही शानदार, खौफनाक और सुकून देने वाला था। थम चियाओ और उन सारे घटिया आदमियों की मौत मेरे लिए किसी अंतहीन अंधेरे में रोशनी की एक किरण फूटने जैसी थी।
वो डर और वो दर्द जिसने इतने लंबे वक्त से मुझे जकड़ रखा था, आज खून की उन आतिशबाजियों के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो शैतान जिन्होंने मुझे नर्क की गहराइयों में धकेल दिया था, वो अब इस दुनिया में नहीं थे। शुक्रिया, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा। सिर्फ एक शुक्रिया से काम चल जाएगा क्या? बॉस ने मजाक में कहा। तो आपको क्या चाहिए? क्यों ना तुम हमें एक गाना गाकर सुनाओ। एक और भूत चिल्लाया। अरे सिर्फ एक गाने से क्या होगा? क्यों ना हम सब मिलकर इसके लिए एक पूरा कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करें। एक कॉन्सर्ट? ये तो वो सपना था जो मैंने सालों से अपने दिल में संजो रखा था। अगर ये सपना ना होता तो शायद मैं बहुत पहले ही हार मान चुकी होती। मैंने तो आज तक किसी असली स्टेज पर कदम भी नहीं रखा है। क्या मैं सच में ये कर पाऊंगी? मैंने घबराते हुए पूछा। शाओले, अगर हमने कह दिया कि तुम कर सकती हो तो तुम बिल्कुल कर सकती हो। एक हॉरर गेम के अंदर अपना कॉन्सर्ट करना। मुझे लगता है ऐसा करने वाली मैं दुनिया की पहली इंसान होंगी। भूतों ने अंडरवर्ल्ड भूतों की दुनिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जोरों शोरों से मेरे कॉन्सर्ट का प्रमोशन शुरू कर दिया। मेरे कॉन्सर्ट को मशहूर करने के लिए उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक विशाल और शानदार स्टेज तैयार किया। उन्होंने वहां बहुत सारी कुर्सियां नहीं लगाईं क्योंकि ज्यादातर दर्शक हवा में उड़कर ही शो देखने वाले थे। इस हॉरर गेम में बहुत लंबे वक्त के बाद कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम हो रहा था। ये खबर सुनते ही दूसरे गेम लेवल्स के भूत भी झुंड के झुंड बनाकर वहां पहुंचने लगे। जंगल का माहौल किसी बड़े मेले जैसा जश्न से भरा और गुलजार हो गया था। कॉन्सर्ट शुरू होने से ठीक पहले मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। क्या मैं सच में ये कर पाऊंगी? मैंने आज तक इतने सारे लोगों के सामने कभी गाना नहीं गाया था। इससे पहले असल जिंदगी में मेरा एक भी जिंदा फैन नहीं था। ज्यादा टेंशन मत लो, यहाँ मौजूद सारे भूत पहले ही मर चुके हैं, तो यहाँ तुम्हारा कोई जिंदा फैन तो बिल्कुल नहीं होगा। एक भूत ने तसल्ली देते हुए कहा। मेरा मतलब जिंदा फैन से था, असल जिंदगी के फैंस। हम समझते हैं, बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा। शाओले, माना कि हम तुम्हारे जिंदा फैन नहीं हैं, लेकिन हम तुम्हारे सबसे जोशीले और दीवाने फैंस जरूर बन सकते हैं। मैं उसकी बात पर हंस पड़ी और अचानक मेरा मन एक अजीब सी शांति से भर गया। हॉरर गेम के 7वें दिन मेरा कॉन्सर्ट शुरू हुआ। स्टेज के चारों तरफ हजारों लाखों भूत प्रेत जमा थे। कोई खड़ा था, कोई बैठा था, कोई हवा में तैर रहा था, तो कोई उल्टे सिर के बल झूल रहा था। उन्होंने उस पूरे जंगल को भर दिया था। जैसे ही मैं स्टेज पर आई, चारों तरफ से आसमान फाड़ देने वाली चीखें और सीटियां गूंज उठी। ये पहली बार था जब इतने सारे लोग मुझे गाते हुए सुनना चाहते थे। मेरा दिल, जिसे मुझे लगा था कि हमेशा के लिए सुन हो चुका है, आज जज्बातों से जोर जोर से धड़क रहा था। ये वही स्टेज था जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। भूतों का एक बैंड मेरे ठीक बगल में मेरे लिए म्यूजिक बजा रहा था। अंधेरे में रोशनी, ये मेरा पहला रिलीज किया हुआ गाना था और मेरा सबसे पसंदीदा भी। हॉरर गेम के बाकी खिलाड़ियों के लिए ये भूत शायद खुद घुप अंधेरे जैसे थे, लेकिन मेरे लिए ये वो रोशनी थे जिसने मुझे उस काली रात से बाहर निकाला था। उस दम घोटू और घुटन भरे अंधेरे को चीरकर इन्होंने मेरी जिंदगी को रोशन कर दिया था। जैसे ही मैंने गाना शुरू किया, वो शोर से भरा जंगल एकदम शांत हो गया। भूत धुन पर झूमने लगे। वो हवा में चमकती हुई लाइट स्टिक्स लहरा रहे थे। पूरा जंगल जुगनुओं के एक विशाल समंदर में तब्दील हो गया था। मेरा और उन भूतों का जुगनुओं वाला जंगल। ऐसी हौसला अफजाई मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। हॉरर गेम का वो खौफनाक जंगल आज से पहले इतना जिंदा और इतना खूबसूरत कभी नहीं लगा था। गाना खत्म हुआ। नीचे खड़े सारे भूत पागलों की तरह मेरा नाम पुकार रहे थे। उस पल मुझे जो खुशी और सुकून मिला, उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। फुआंगले, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी आंखें भर आईं। तो क्या मुझे भी इस तरह प्यार किया जा सकता है? क्या मैं भी इस खुशी की हकदार हूं? मैंने जिंदगी में कभी खुद को इतना जिंदा महसूस नहीं किया था। मुझे पहली बार अपने वजूद और अपने जीने का मतलब समझ आ रहा था। मैंने सिर उठाकर जुगनुओं से भरे उस जंगल को देखा जो सिर्फ मेरा था। आखिरकार रोशनी मुझ पर पड़ ही गई। मैं भी एक बार के लिए ही सही इतने शानदार तरीके से चमक सकती थी। मेरी जिंदगी का पहला कॉन्सर्ट एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंच गया था और आज इस जंगल के हॉरर गेम का आखिरी दिन भी था। शाओले, क्या तुम अब भी मरना चाहती हो? फाइनल बॉस ने पूछा। नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मौत और खौफ से भरी इस दुनिया में मैंने वो जिंदगी महसूस की है जो मैंने पहले कभी नहीं की थी। बॉस, आप सब जीत गए। आप लोगों ने सच में मुझे हील कर दिया है। अब जो मैं हूं वो सच में जीना चाहती है। मुझे लगता है अब मैं मौत से डरने लगी हूं, तो मेरा डर का लेवल भी काफी बढ़ गया होगा। अब तो आप लोग मुझे बहुत आसानी से मार सकते हैं। बॉस ने मुझे देखते हुए कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमने तुम्हें मारने के लिए हील किया है? शाओले, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी जीनी होगी। हमने बहुत मुश्किल से तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकाला है। तुम्हें हमारे लिए बहुत सारे अच्छे गाने गाने होंगे ताकि हमारी मेहनत बेकार न जाए। लेकिन अगर मैं गाऊंगी तो क्या आप लोग इस हॉरर गेम में मुझे सुन पाएंगे? मैंने पूछा। बिल्कुल, हम भूतों के नेटवर्क से इंसानों के इंटरनेट के फायरवॉल को हैक कर सकते हैं। हम हमेशा तुम्हें देखते रहेंगे। तुम बस वापस जाकर अपना वो कॉन्ट्रैक्ट और वो सारी तस्वीरें नष्ट कर देना। वो सब खत्म होते ही तुम पूरी तरह आजाद हो जाओगी। लेकिन मेरा मन यहीं रहने का कर रहा है, मैंने रुंधे गले से कहा। मैं आप सबके साथ रहना चाहती हूँ। इंसानों की उस दुनिया में अकेले तड़पने से अच्छा है कि मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहूं। डरो मत, इंसानों की दुनिया में लौटकर तुम अकेली नहीं रहोगी। एक भूत ने कहा। हम फायरवॉल पार करके तुम्हारे गानों पर व्यूज बढ़ाएंगे, तुम्हें चीयर करेंगे। बेफिक्र रहो। वैसे भी इस गेम में पड़े पड़े हम बहुत बोर हो जाते हैं, तो खाली वक्त में हम तुम्हारे ही गाने स्ट्रीम करेंगे। तुम्हारी आवाज इतनी खूबसूरत है, अगर पीछे से कोई साजिश करने वाला नहीं होगा तो तुम पक्का बहुत सारे फैंस बना लोगी। मैंने आगे बढ़कर बॉस को कसकर गले लगा लिया। उसके ठंडे टेंटैकल्स ने भी मुझे प्यार से लपेट लिया। बहुत महफूज, बहुत सुकून भरा एहसास। और उसके पीछे खड़े वो अनगिनत भूत, वो सब मुझे हाथ हिलाकर अलविदा कह रहे थे। फुआंगले, बहुत सारे नए गाने रिलीज करना। हम सब फायरवॉल तोड़कर तुम्हें देखने आएंगे। ये मत भूलना कि हम तुम्हारे सबसे पहले और सबसे पक्के फैंस हैं। हम अपने घर वालों के सपनों में जाकर उन्हें तुम्हारी एल्बम खरीदने को कहेंगे। हम तुम्हारे व्यूज बढ़ाएंगे और तुम्हें ट्रेंड करवाएंगे। तुम बस बेखौफ होकर आगे बढ़ना, बाकी सब हम पर छोड़ देना। मेरी आंखों से आंसू बह निकले और मैंने हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहा।
मेरा दिल वहां से जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। ये एक ऐसा घना जंगल था जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन फिर भी ये दुनिया की सबसे रोशन जगह थी। इन भूतों की आंखों में जो प्यार और गर्माहट थी, वही इस जंगल की असली रोशनी थी। मुश्किलों से भाग जाना बहुत आसान होता है, लेकिन इन्होंने ही मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी थी। अब मैं कभी नहीं डरूंगी। ठीक रात के 12 बजे मेरी आंखों के सामने का नजारा बदल गया। वो जगमगाता हुआ जुगनुओं का जंगल गायब हो गया और मैं वापस उसी शांत और ठंडी छत पर खड़ी थी। लेकिन 7 दिन पहले की तुलना में आज की मैं अकेली नहीं थी। मैं छत से नीचे उतरी और सीधे थम एंटरटेनमेंट ग्रुप के ऑफिस में गई। मैंने अपना सारा कॉन्ट्रैक्ट और वो सारी तस्वीरें नष्ट कर दी। अतीत की वो हर जंजीर जिसने मुझे जकड़ रखा था, अब हमेशा के लिए टूट चुकी थी। एक मशहूर सिंगर बनने का मेरा वो सुनहरा सफर अब मैं अपने दम पर तय करूंगी, और मुझे पता है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मेरे कानों के पास से एक ठंडी लेकिन सुकून देने वाली हवा गुजरी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, डरो मत, अगले जुगनुओं वाले जंगल में हम फिर मिलेंगे।